हेलो साथियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम समझ सकेंगे कि किस तरह से मतपत्रों के माध्यम से हम काउंटिंग करेंगे। हमारी जो टेबल पर टीम होगी वो 3 सदस्यों की टीम होगी और इन 3 सदस्यों में एक होंगे काउंटिंग सुपरवाइज़र, दूसरे होंगे उनके सहयोगी सहायक काउंटिंग सुपरवाइज़र और तीसरे होंगे गणना सहायक काउंटिंग असिस्टेंट। तो इस तरह से ये 3 लोगों की टीम होगी। हमें जो मतपत्र प्राप्त होंगे, उनके जो लिफाफे होंगे वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये 3 प्रकार वाले मतपत्र होंगे। एक तो वो मतपत्र हमें लिफाफे में प्राप्त होंगे जो शासकीय कर्मचारियों द्वारा विशेष बूथों पर डाले गए हैं, अर्थात जिनकी ड्यूटी थी तो उनके लिए शासन की ओर से कुछ बूथ बनाए गए थे और वहाँ पर जाके शासकीय कर्मचारियों ने अपने मतपत्र डाले थे। उनके जो मतपत्र और जो मतपत्र का लिफाफा होगा, जो बड़े लिफाफे के अंदर रखा होगा, इस तरह का बड़ा लिफाफा होगा, तो इसके अंदर शासकीय कर्मचारियों के द्वारा घोषणा प्रारूप 13A रखा होगा। ठीक है ना। और जो घर पर डाले गए हैं दिव्यांग व सीनियर सिटीजन के द्वारा जो घर पे टीम गई थी, उन्होंने उनके मतपत्र डलवाए थे, तो उनके जो लिफाफे होंगे उसके अंदर घोषणा का प्रारूप 12D होगा। और तीसरे हैं जो बाहर थे लोग और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोस्टल बैलेट को प्रेषित किया है, तो उनके जो लिफाफे होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, नंबर 1 की तरह ही होंगे और उनका भी घोषणा प्रारूप अंदर 13A रखा होगा। लेकिन जब इनकी काउंटिंग कर रहे होंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमारे लिफाफे आपकी टीम को जो दिए जाएंगे, उन लिफाफों के ऊपर QR कोड होगा। बड़े लिफाफे के ऊपर भी QR कोड होगा। इसके अंदर जो लिफाफा रखा होगा, छोटा वाला, ये वाला लिफाफा, इसके अंदर भी ऊपर QR कोड होगा और जो घोषणा का प्रारूप होगा ये 13 इस पर भी QR कोड होगा। तो ये जो शासकीय कर्मचारियों के द्वारा या घर पर जो डाले गए जो मतपत्र हैं, उन के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट है ETPB, उनमें बस अंतर ये होगा कि उनके लिफाफे पर QR कोड होंगे, लिफाफे पर भी और घोषणा पर भी, और जो मतपत्र रखा होगा जिस लिफाफे के अंदर उस पर भी QR कोड होगा। तो सबसे पहले वो QR कोड, एक टेक्निकल टीम होगी, तो सबसे पहले 13C का माने कि बड़ा लिफाफा का QR कोड वो मैच करेंगे। उसके बाद जो अंदर घोषणा रखी है उसका QR कोड को मैच करेंगे और उसके बाद जो बैलेट पेपर वाला जो लिफाफा होगा उसका QR कोड मिलान करेंगे, चेक करेंगे। वो सही पाए जाने पर ही फिर इनकी गिनती आगे अपनी टीम वैसे ही करेगी जैसे इन मतपत्रों और इन मतपत्रों की काउंटिंग होगी। तो अपन सबसे पहले चलते हैं कि जो शासकीय कर्मचारियों द्वारा विशेष बूथों पर डाले गए जो मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग कैसे करना है, इसको समझ लेंगे तो इनको और इनको भी समझने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उन सबका मेथड भी एक जैसा ही होगा। आपकी टीम को ऐसे लिफाफे मिलेंगे। आपकी टेबल पर जैसे 500 लिफाफे रख दिए गए तो अपनी टीम उन सभी 500 लिफाफों को काउंट कर लेगी ताकि अपन सुनिश्चित हो पाए कि हमें जो दिए गए थे मतपत्र वो उतने लिफाफे हैं। जो सबसे ऊपर लिफाफा होगा 13C, ठीक है ना। ये जो 13C लिफाफा है ये बाहर वाला लिफाफा होगा और इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं सामान्य जानकारियां हैं कि निर्वाचन क्षेत्र, जिस निर्वाचन क्षेत्र के लिए होगा तो वहाँ जानकारी भरी होगी, यहाँ संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर का एड्रेस होगा और यहाँ भेजने वाले के हस्ताक्षर होंगे। इस लिफाफे को अपन यहाँ से, यहाँ चस्पा होगा तो यहाँ से अपन खोल लेंगे और खोल करके इसके अंदर अपने को 2 चीजें प्राप्त होंगी। एक तो क्या मिलेगी अपने को, निर्वाचक के द्वारा भरी गई घोषणा। इसमें यहाँ भरा होगा कि किस निर्वाचन क्षेत्र के लिए है। इसमें अपने को 3 चीजें चेक करनी है। एक तो यहाँ पर निर्वाचक के हस्ताक्षर होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, इसमें यहाँ पर ये मतपत्र का क्रमांक है। ये जगह काय की लिखी हुई है, किसके लिए छूटी गई है, मतपत्र का जो क्रमांक है वो यहाँ भरा होना चाहिए। मतपत्र का क्रमांक यहाँ लिखा होना चाहिए, यहाँ पर निर्वाचक के हस्ताक्षर होना चाहिए, यहाँ पर पता होगा। और इसके अलावा ये जो हस्ताक्षर है इसको अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और उसका पता होगा। हो सकता है उसकी सील लगी हो, और अगर यह सील नहीं है तो उसका पदनाम और उसके विभाग का पता, यहाँ पर कार्यालय का पता यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हो गई। एक तो मतपत्र का क्रमांक, दूसरा निर्वाचक के हस्ताक्षर और तीसरा
अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर के हस्ताक्षर, ये तीनों चीज उसमें होना चाहिए। तो ये तो हो गई निर्वाचक की घोषणा। इसी प्रकार से अपन इसमें देखेंगे जो इसके अंदर 13 खा है, ये लिफाफा, इसके अंदर मतपत्र रखा होगा, लेकिन इसको खोलेंगे नहीं। इसको खोलने के पहले अपन क्या देख लेंगे कि यहाँ पर मतपत्र का संख्यांक लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मतपत्र का जो क्रम संख्यांक है इसमें नहीं लिखा है तो ये रिजेक्ट की श्रेणी में जाएगा। इसी प्रकार से ये 3 बिंदु, अगर घोषणा में मतपत्र का क्रमांक नहीं है, निर्वाचक के हस्ताक्षर नहीं है अथवा अनुप्राणनकर्ता ऑफिसर का हस्ताक्षर नहीं है, तो भी मतपत्र जो है अपन इसको खोलेंगे नहीं और वो रिजेक्ट की श्रेणी में जाएगा। रिजेक्ट की श्रेणी के लिए ये जो बड़ा लिफाफा है इसके पीछे कारण लिख दिया जाएगा और जो रिजेक्ट की सील है आपको मिलेगी वो सील लगा देंगे और आपकी जो सुपरवाइजर है, काउंटिंग जो सुपरवाइजर है, वो हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बड़े लिफाफे में से ये दोनों चीज निकाल लेंगे। अगर मतपत्र का क्रमांक यहाँ नहीं पाया गया तो इसको बंद करके इस तरह से दोनों चीजें और इसके अंदर रख देंगे और यहाँ कारण लिख देंगे कि निर्वाचक की घोषणा में मतपत्र का क्रमांक नहीं था, अतः से खारिज की श्रेणी में सम्मिलित किया गया और यहाँ पर सील लगा के जो अधिकारी हैं आपके सुपरवाइजर, काउंटिंग जो सुपरवाइजर है वो साइन कर देंगे। तो ये केवल एक ही बिंदु नहीं है खारिज करने का, इसके अलावा दूसरा बिंदु ये भी है कि अगर निर्वाचक के हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं तो भी खारिज की यही प्रोसेस चलेगी। अगर अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर का हस्ताक्षर नहीं है तो भी प्रोसेस चलेगी। और अगर ये घोषणा इसके अंदर मिलती ही नहीं है, इसके अंदर रखी हुई नहीं मिलती है, कभी कभी क्या मतदाता भूल जाता है इसके अंदर रख देता है, तो अगर ये चीज मिलती भी नहीं है इसके अंदर तो भी वो खारिज में जाएगा और उसका रीजन भी यहाँ लिखा जाएगा कि निर्वाचक की घोषणा इसमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इस तरह से 4 कारण ये हुए और 5वां कारण ये हुआ कि अगर जो 13 खा है, प्रारूप 13 खा, इसमें भी अगर मतपत्र का क्रम संख्या नहीं लिखा है तो भी अपन इस बड़े लिफाफे के अंदर ये दोनों चीज रख देंगे और यह कारण सहित, सील सहित, सुपरवाइजर के हस्ताक्षर सहित करके इसको भी खारिज श्रेणी में की जो लिफाफे अपन रखते जा रही हैं वहां पर अपन रख देंगे। तो इन बिंदुओं के साथ साथ कुछ हमने नोट्स बनाए हैं, तो नोट्स में हम आपको बताएं दे रहे हैं कि डाक मत पत्रों की जो गणना करेंगे उसमें एक तो बाहर वाला 13C बाहर वाला बड़ा लिफाफा हो गया, 13A निर्वाचक की घोषणा हो गई और 13B मतपत्र वाला छोटा लिफाफा हो गया। आपको टेबल पर दिए गए लिफाफों की कुल संख्या गिन करके अपन चेक कर लेंगे। नंबर 2, 13C लिफाफों को एक एक करके ओपन करेंगे, माने जो बड़े लिफाफे हैं वो 13C हैं, तो उन लिफाफों को एक एक करके ओपन करेंगे। वह अंदर रखिए 13A माने निर्वाचक की घोषणा और 13B अर्थात वो लिफाफा जिसके अंदर मतपत्र रखा हुआ है उसको निकालकर निरीक्षण करेंगे। व निम्न आधार पर खारिज करेंगे। किन आधारों पर खारिज करेंगे कि निर्वाचक की घोषणा 13A न मिलने पर, 13A पर मतपत्र का क्रमांक न होने पर, 13A पर निर्वाचक के हस्ताक्षर न होने पर, 13A पर अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने पर अथवा 13 ख अर्थात 13B लिफाफे पर मतपत्र का क्रमांक न होने पर। इतने बिंदुओं पर अपन खारिज कर देंगे और अपने को फिर उस समय इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर जो मतपत्र रखा है उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहां तक सारी की सारी चीज सही पाई गई तो फिर क्या करेंगे, तो फिर बिंदु क्रमांक 3, सही पाई गई घोषणाओं 13A का बंच बनाकर अलग रख देंगे और फिर जो अपने छोटे लिफाफे जो सही ऊपर जिन पे मतपत्र क्रमांक भी सही लिखा है तो वो छोटे लिफाफों को एक एक कर खोलेंगे एवं मतपत्र निकाल कर ये निरीक्षण करेंगे, उनको देखेंगे अंदर कि किस तरह से मतांकन हुआ है। और कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर उस मतपत्र को अपन खारिज की श्रेणी में डालेंगे और अगर खारिज होता है तो इस लिफाफे के भीतर जो अपन ने इसके अंदर से ये जब निकालेंगे, ये मतपत्र पर निकालेंगे, ये डमी मतपत्र है, तो जो मतदाता है उसने या तो ये टिक लगाई होगी इस तरह से, यहाँ पे लगाई होगी या यहाँ पर टिक है या क्रॉस है, इस तरह से वो मतांकन करेगा। तो अगर मान लीजिए जो मतपत्र है उस पर अगर इतने बिंदु मिलते हैं, जैसे उसने इस मतपत्र पर मतांकन ही नहीं किया, माने चिन्ह ही नहीं लगाया, तो अपन क्या करेंगे, उस मतपत्र को इसके अंदर वापस रख देंगे और यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि मतदाता द्वारा मतपत्र पर मतांकन नहीं किया गया, खारिज की सील और सुपरवाइजर के
साइन हो जाएंगे। तो ये वाली प्रोसेस न सिर्फ इस बिंदु के लिए कि मतांकन नहीं किया, और भी कई सारे बिंदु हैं जिनसे अपन खारिज करेंगे। वो है दूसरा बिंदु, एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए मतांकन कर दिया उसने, एक जगह टिक लगा दी, दूसरे मतदाता पे भी अभ्यर्थी पे टिक लगा दी, तो वो भी खारिज की श्रेणी में जाएगा। मतपत्र पर या उसने मतदाता ने अपने हस्ताक्षर कर दिए या अंगूठा लगा दिया, तो भी खारिज की श्रेणी में जाएगा। मतपत्र पर जो इसके अंदर जो रखा हुआ है, उस मतपत्र पर भी मतपत्र का क्रमांक होना चाहिए, वो अगर क्रमांक नहीं है तो भी खारिज हो जाएगा। अगर मतपत्र अधिक फटा हुआ है, इस तरह से क्षतिग्रस्त है कि कुछ जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, वो ही उसमें फट गए हैं, है ही नहीं है, तो वो अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने पर भी अपन उसे खारिज करेंगे। और ये भी स्पष्ट न हो कि मतांकन उसने क्या कहाँ किया है। जैसे उसने मतपत्र पर मतांकन कैसे कर दिया, उसने मान लीजिए मतांकन ऐसे कर दिया जैसे ये है, और यहाँ पर वो मतांकन कर रहा है, अथवा इस तरह से मतांकन कर रहा है कि आधा हिस्सा इधर जा रहा है और आधा हिस्सा इधर जा रहा है मतांकन का, तो अपन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इसको दे रहा है या इसको दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी अपन उसको खारिज करेंगे। इसके अलावा मतपत्र पर वो कोई विशिष्ट ऐसा चिन्ह बना दे ताकि उसकी मतदाता की पहचान हो सके कि हम वहाँ पर एक खरगोश बनाए ये मतपत्र पर, या हमने रंगोली बना दी है, तो इस प्रकार का भी अगर वो कोई चिन्ह बना देता है तो भी मतपत्र अपन उसको खारिज करेंगे, और छोटे लिफाफे के अंदर रख करके उसको, जो खारिज वाले जो लिफाफे हैं वहाँ अपन उसको रखते जाएंगे। फिर इसके बाद जो अपने को वैध मतपत्र अपन को मिल गए हैं, सही मतपत्र जो मिले हैं, उनकी 50-50 की अभ्यर्थीवार अपन एक गड्डियां बना लेंगे और फिर उनकी गिनती कर लेंगे, और जो भी अपने पास जो अपना प्रारूप अपने को जो मिलेगा प्रत्याशी बार, उसमें अपन उसको भर देंगे। अगर एक ही प्रत्याशी को उसने एक से अधिक बार राइट लगा दी है एक ही कॉलम में, तो इस आधार पे वो मतपत्र जो है खारिज नहीं होगा, वो वैध ही माना जाएगा। तो इस तरह से अपन ने समझ लिए हैं कि किस प्रकार से अपन मतपत्रों से गणना करेंगे। अपन ने जिस तरह से ये शासकीय कर्मचारियों वाले मतपत्रों को समझा है, इसी प्रकार से जो दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के जो लिफाफे होंगे, उसमें बस अंतर क्या होगा, घोषणा जो यहाँ 13 ई थी वहाँ पर घोषणा 12 डी होगी। बाकी उसमें भी उसके हस्ताक्षर होंगे, है ना, और अनुप्राणन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, मतपत्र का क्रमांक होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही इसमें भी, ये तो बिल्कुल ही इसके सेम होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट होंगे, उसमें ये ध्यान रखेंगे, जो टेक्निकल अपनी टीम है वो सबसे पहले इसको ध्यान रखेगी कि सबसे पहले बाहर वाले लिफाफे का QR कोड को मैच करेगी। सही पाए जाने पर फिर अंदर जो घोषणा पत्र रखा है 13A, उसके QR कोड को मैच करेगी, और उसके बाद तीसरा ये भी सही अगर पाया जाता है तो फिर जो मतपत्र रखा है जिस लिफाफे में, उस मतपत्र के ऊपर जो QR कोड बना है उसकी वैधता की जांच करेगी। जब तीनों वैध हो जाएंगे तो उसके बाद इनकी काउंटिंग भी वैसे ही होगी जैसे इनकी कर रहे हैं अथवा इनकी कर रहे हैं। साथियों, आपको जरूर समझ में आया होगा। आप वीडियो को अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें। थैंक यू। अगर साथियों कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। साधुवाद, धन्यवाद।